नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। पुतिन का जालिम नंबर 2। पुतिन ने खेरसौन पर अटैक से पहले मार्शल लॉ लगा दिया है और अगर खेरसौन हाथ से गया तो समझ लीजिए कि जेलेंस्की का सम्मान, इज्जत सब कुछ दांव पर लग जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, जिसे देखकर आपको पुतिन के अगले कदम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आखिर पुतिन का जालिम नंबर 2 तैयार है। Молодость. युद्ध प्रिय कादिरोव के लिए पुतिन के आदेश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और कादिरोव ने पुतिन को जीत दिलाने के लिए अपने बेटों को यूक्रेन की जंग में उतार दिया है। कादिरोव के 3 बेटे जंग लड़ने के लिए अब यूक्रेन पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ कादिरोव के बेटे का एक वीडियो भी रिलीज हो गया है, जिसमें जेलेंस्की के लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है। क्या है ये मैसेज और क्या है अब जेलेंस्की के पास कादिरोव को कंट्रोल करने की रणनीति, इस पर बात करेंगे। कादिरोव की तरह रूस का एक और कमांडर पूरे यूक्रेन में बदनाम हो रहा है। इस कमांडर के लिए $1 लाख की सुपारी यूक्रेन की जनता ने क्राउड फंडिंग करके इकट्ठा की है। आखिर क्या किया है पुतिन के इस सैन्य अधिकारी ने, जिसको वेस्टर्न मीडिया में कहा जा रहा है बुचर ऑफ स्लोवान्स, यानी स्लोवान्स का कसाई। पुतिन अपने देश के अंदर कोई भी कमजोर कड़ी नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने रूस की एक महिला पत्रकार को दी है बहुत बड़ी सजा। क्या चल रहा है रूस के अंदर और कैसे ज़पोरिज़िया में यूक्रेन का कमांडो ऑपरेशन रूस ने फेल कर दिया है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कादिरोव के बेटों की। अखमद कादिरोव, रमजान कादिरोव का बड़ा बेटा, उम्र 16 साल। एली कादिरोव, रमजान कादिरोव का दूसरा बेटा, उम्र 15 साल। अदम कादिरोव, रमजान कादिरोव का तीसरा बेटा, जो अभी सिर्फ 14 साल का है। कादिरोव के ये 3 बेटे यूक्रेन की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। आखिर कहां हैं कादिरोव के तीनों बेटे, यूक्रेन के अंदर उनकी लोकेशन क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो जो कादिरोव के बेटे का है। कादिरोव के बेटे ने सेना की वर्दी के साथ एक वीडियो शूट करवाया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कादिरोव के बेटे अत्याधुनिक हथियारों पर अपना हाथ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अपनी चरम स्तर पर है। इस युद्ध का अंजाम भीषण खून खराबे तक पहुंच चुका है और इसी बीच यूक्रेन पर रूस के सैनिक और भी ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के कब्जे वाले 4 इलाकों में मार्शल लॉ लगा दी है। रूस की संसद ने भी पुतिन के फैसले पर मुहर लगा दी है। यह रिपोर्ट देखिए। अगले 48 घंटे यूक्रेन पर बहुत भारी। कब्जे वाले इलाकों में पुतिन ने लगाया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब महातबाही।
यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ लागू करते ही महातबाही की आहट सुनाई देने लगी। यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुतिन ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उसका अंजाम खूनी जंग है। मार्शल लॉ का मतलब है कि एक भी गोली यूक्रेन के 4 इलाकों में चली तो यूक्रेन का नामो निशान खत्म। इससे पहले भी पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से अलर्ट आया था। कहा गया था कि 4 इलाके रूस का हिस्सा है और ये रूस के परमाणु अम्ब्रेला के नीचे है। इस धमकी का मतलब था कि रूस के इलाकों में हमला करने पर परमाणु हमले से बदला लिया जाएगा। पुतिन के प्रवक्ता की इस धमकी पर अब मार्शल लॉ की मुहर लग गई है। पुतिन ने यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया में मार्शल लॉ लागू किया है। И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. पुतिन के इस फैसले के बाद ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के सैनिक लगातार पलटवार कर रहे हैं, गोलीबारी करते दिख रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूस के कब्जे से कुछ बस्तियां, कुछ गांव रेत के माफिक फिसलते जा रहे हैं। यूक्रेन के इसी दुस्साहस के बाद पुतिन की तरफ से परमाणु हमले की धमकी से लेकर अब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। वो ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि इन इलाकों में मार्शल लॉ लगाने का सुझाव सबसे पहले उनके खासम खास चेचन के खूंखार कमांडर रमजान कादरफ ने दिया था। कादरफ ने ही कहा था यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में मार्शल लॉ लगाकर कम क्षमता वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल करना चाहिए, और इस बात की आशंका यूरोपीय देश पहले भी जाहिर कर चुके हैं। वहीं पुतिन के मार्शल लॉ लागू करने के इस फैसले को अमेरिका ने एक हताश कदम बताया है, तो ज़ेलेंस्की ने भी इसको एक फरमान बताया है। Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати. Протягом місяця збито 233 шахеди і десятки ракет. Лише за сьогодні, лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 шахедів збито завдяки воїнам повітряного командування. पुतिन के इस कदम से अमेरिका से लेकर पश्चिमी देश तिलमिलाए हैं, क्योंकि पुतिन अपने हर फैसलों पर अडिग रहते हैं। वो झुकने वाले नहीं हैं। पुतिन ने मार्शल लॉ कानून 2002 में बनाया था। तब से लेकर अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये तब लागू किया जाता है जब रूस पर खतरा हो। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस का हिस्सा माना है और इन इलाकों में यूक्रेन की सेना दोबारा कब्जा जमा रही है। इसी आधार पर इन इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। मार्शल लॉ लागू होने के बाद यहां के अधिकारियों को कई इमरजेंसी पावर दे दी गई हैं, जिसका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकते हैं। यानी रूस की जमीन पर आक्रमण का अंजाम यूक्रेन का खात्मा हो सकता है।
और यूक्रेन को लेकर पुतिन लगातार हमलावर है। खबर खेरसॉन को लेकर है, जिस पर पुतिन बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। यूरोप से रिपोर्ट मिली है कि काला सागर में न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है और पुतिन ने डॉनबॉस में मार्शल लॉ भी लगा दी है। लेकिन पहले बात जेलेंस्की के उस जनरेटर की, जो इस वक्त यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी लाइफलाइन बन सकती है। पुतिन ने ड्रोन से इतना हमला किया है कि पूरे यूक्रेन में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है और जेलेंस्की के लिए यह घबराने वाली बात है कि अब तो इजराइल ने भी उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया है। यह रिपोर्ट देखेंगे तो आप समझेंगे कि जेलेंस्की के सामने जनरेटर ऑन करने की नौबत आखिर क्यों आई। Боевая тревога. यूक्रेन में ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया कि यूक्रेन के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया। कीव और खारकीव जैसे शहरों में यूक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैकआउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जेलेंस्की की पावर ग्रिड को टारगेट करना शुरू कर दिया। %30 पावर स्टेशन तबाह। 10 अक्टूबर से कीव पर हमले के बाद ऐसी तबाही हुई है कि यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। आपको जेलेंस्की का हाल बताते हैं। आपको ले चलते हैं जेलेंस्की के बंकर में, जहां हालात बहुत इमरजेंसी वाले हैं। रिपोर्ट है कि जेलेंस्की का बंकर अब 24 घंटे जनरेटर पर चल रहा है। कह सकते हैं कि पुतिन के हमले से या तो जेलेंस्की के बंकर की बिजली कट चुकी है या फिर किसी भी वक्त पावर सप्लाई टूट सकती है। जेलेंस्की इस वक्त पूरी तरह जनरेटर पावर बैकअप से काम चला रहे हैं। यहीं से जेलेंस्की अपनी फौज को ऑर्डर देते हैं, यहीं से जेलेंस्की दुनिया से बात करते हैं। यूक्रेन की 30% बिजली पावर सप्लाई वाला सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है और इसे लेकर जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से जो शिकायत की है उसके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। Російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. पुतिन ने अभी तक यूक्रेन के पावर स्टेशन पर जो हमले किए हैं उसकी वजह से यूक्रेन के करीब 1200 छोटे बड़े शहरों और गांवों में पूरी तरह ब्लैकआउट हो गया है। 7 अक्टूबर के बाद से यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 8 दिन के अंदर रूस ने यूक्रेन के 30% बिजली सप्लाई वाला सिस्टम तोड़कर रख दिया है। यूक्रेन में युद्ध का यह सबसे खतरनाक दौर है क्योंकि पुतिन का नया जनरल अब बहुत ही जालिम फैसले ले रहा है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन का इरादा जेलेंस्की की पूरी बिजली काट देने का है। इसी तरह पुतिन जेलेंस्की को पूरी तरह घुटनों पर लाना चाहते हैं और फिलहाल पुतिन ने जेलेंस्की की राजधानी कीव पर बमबारी करके उनके बंकर को भी गुप्त अंधेरे में रखने का फैसला किया है। यही वजह है कि जेलेंस्की के बंकर को जनरेटर से 24 घंटे पावर बैकअप दिया जा रहा है। जेलेंस्की अब सामान्य बिजली सप्लाई पर निर्भर नहीं रह सकते। जेलेंस्की का जनरेटर इस वक्त यूक्रेन के कमांडर स्ट्रक्चर की लाइफलाइन बन चुका है। ऐसा नहीं कि ईरानी ड्रोन से रूस के हमले और उनकी वजह से जेलेंस्की के इलेक्ट्रिक इमरजेंसी के बारे में बाइडेन नहीं जानते। बाइडेन की सेना की नजर पुतिन के हर ड्रोन पर है और उसके हर हमले पर है। बाइडेन ये भी जानते हैं कि इस वक्त जेलेंस्की का बंकर वाला दफ्तर जनरेटर वाले पावर बैकअप से चल रहा है। Why we think they're targeting those areas? I think obviously trying to inflict pain on the civilian society as well as try to have an impact on Ukrainian forces.
But what we've seen so far is Ukraine be very resilient in their ability to get things like their power grids back up online quickly. In the meantime, our focus will continue to be on working with them to identify what their needs are, to include things like air defense, and we'll work to try to get those capabilities to them as quickly as possible, along with our international partners and allies to support them. ज़ेलेंस्की के बंकर में अंधेरा करने के लिए पुतिन ने ऐसा कैसे किया? आपको पुतिन के जनरल की पूरी मोडस ऑपरेंडी समझ में आ जाएगी। 10 अक्टूबर को कीव पर पुतिन का जो गुस्सा फूटा था, उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका थी। इसलिए पुतिन के 2 सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कालिब्र मिसाइल। और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। दोनों हथियार 10 अक्टूबर के बाद से लगातार कीव और ज़ेलेंस्की के दूसरे बड़े शहरों को टारगेट कर रहे हैं। इसमें कलिब्र क्रूज मिसाइल के हमले तो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए। इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन से पुतिन ने कीव और यूक्रेन के कई शहरों पर कयामत बरसाई। कलिब्र हर तरफ से लॉन्च की गई, समंदर से लॉन्च की गई और लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी गई। काला सागर से उठे इन मिसाइलों के बवंडर ने कीव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। परमाणु हमले जैसे खतरे को देखते हुए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो में पनाह लेने लगे। पिछले 24 घंटे में इनके हमले तो और तेज हो चुके हैं। На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы Вооруженных сил Украины. कलिब्र मिसाइल लॉन्च किए जाने का नया वीडियो भी देख लीजिए, जब काला सागर में पुतिन की नेवी ने लगातार मिसाइलें दागी। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले लगातार किए गए। पुतिन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार शाहिद 136 ड्रोन ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। पुतिन का यह हिटमैन तय टारगेट पर लगातार हमले कर रहा है और ऐसे सटीक और जबरदस्त हमले कर रहा है कि ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस भी हिल चुका है। हालांकि ज़ेलेंस्की अब तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि पुतिन ने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। वो चाहें तो कीव के साथ ज़ेलेंस्की का घर, उनका बंकर और तमाम बड़ी सरकारी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। Такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю. कीव पर तमाम तरह के मिसाइल और सुसाइड ड्रोन के हमलों के बाद भी ज़ेलेंस्की सुरक्षित है और खुलकर बयान दे रहे हैं। पुतिन को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। ये बात साफ है कि पुतिन ने अभी उन्हें टारगेट नहीं किया है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी तो पुतिन भी नहीं दे रहे। Попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. यूक्रेन की फौज के सामने रूस की सेना खड़ी है, लगातार हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहरों और रिहायशी इलाकों में ज़ेलेंस्की के सामने ठप हो चुकी बिजली को ठीक करने का भी चैलेंज है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कड़ाके की सर्दी आने से पहले अगर बिजली वाला सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो ज़ेलेंस्की का बंकर भी जम जाएगा, क्योंकि उनका जनरेटर भी कब तक चलेगा, इस बात का खतरा खुद ज़ेलेंस्की को भी है। ड्रोन और मिसाइल के हमलों से बिजली ठप होने के बाद यूक्रेन के लोगों को कहा गया है कि वो सुबह 7 से 9 बजे और फिर शाम को 5 से रात 10 बजे तक बिजली उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। इस बहुत बड़ी मुसीबत के लिए अब ज़ेलेंस्की सीधा सीधा ईरान को कोस रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं। Зараз на тактичному рівні за рахунок іранських дронів у терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це
розвалиться, як і попередні їхні розрахунки. 237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози, якщо діємо разом всі українці. जब से पुतिन को ईरान वाले ड्रोन मिले हैं, कई झटके खाने के बावजूद उनकी फौज ने जबरदस्त कमबैक किया है। पुतिन ने ईरान को बस एक आवाज लगाई और अब नए 2500 हिटमैन यानी शाहिद 136 ड्रोन भी आने को तैयार हैं। Becoming more reliant on a country like Iran, a country known for its destabilizing actions in the region and across the world, should be deeply concerning to the world. And anyone doing business with Iran that could have a link to unmanned aircraft systems or ballistic missiles development should be very careful and do their due diligence. जाहिर है पुतिन का ये ऐसा ऑर्डर है कि सर्दी से पहले ही वो जेलेंस्की की राजधानी पर कब्जे का प्लान बना चुके हैं और पुतिन बार बार कह रहे हैं कि रूस इस बार कीव को बख्शेगा नहीं। ऐसे में क्या अगले सरप्राइज अटैक में जेलेंस्की का बंकर पूरी तरह तबाह हो जाएगा? जेलेंस्की के सीक्रेट अड्डे पर पुतिन के हिटमैन का हमला कैसे होगा? देखा जाए तो पुतिन का यह हिटमैन शाहिद 136 इस वक्त यूक्रेन का सबसे बड़ा सुपारी किलर बन गया है। 10 अक्टूबर को कीव पर दनादन हुए हमलों के बाद पुतिन ने गियर चेंज कर दिया है। पुतिन इस बार जेलेंस्की को माफ नहीं करेंगे, ये सब जानते हैं, बस मौके का इंतजार है और वक्त तय होना है, क्योंकि पुतिन ने ईरान से करीब 2400 नए ड्रोन लेने का ऑर्डर जारी कर दिया है। शाहिद 136 ड्रोन को लेकर जेलेंस्की ने क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि उनकी बातों ने साबित कर दिया है कि ईरान के ड्रोन इस वक्त यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। Вчора ворогом застосовано вже більше сотні крилатих ракет, десятки різних безпілотників, включно з іранськими шахідами. І кожні 10 хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських шахідів. ईरान वाली ड्रोन पावर से पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करना शुरू किया है, तो यूक्रेन भी चाहता है कि ईरान का दुश्मन इजराइल उसकी मदद करे। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार इजराइल से उसके एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। जेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अभी तक रूस के ड्रोन हमलों को वो उन हथियारों से नहीं रोक पाया है जो उसे नेटो या अमेरिका ने सप्लाई किए हैं। लगातार हमले झेल रहे और बेबस जेलेंस्की इन हालात में भी साबित करने में लगे हैं कि रूस के पास अब ताकत नहीं बची है, क्योंकि वो ईरान जैसे मुल्क से भी हथियार लेने को मजबूर हो गया है। Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе, лише додатково доводить світу, що Росія на траєкторії свого програшу. जेलेंस्की को फौरन रूस को रोकना होगा, नहीं तो हालात और खराब होंगे। अभी तो 2500 और ड्रोन का इंतजार किया जा रहा है, इसलिए रूस तो पूरी सर्दी लड़ने को तैयार है। लेकिन अगर जेलेंस्की की बिजली ठप रही तो बंकर में जनरेटर पर निर्भर हो चुके जेलेंस्की के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और वो पूरी सर्दी अपने बंकर में गुजारेंगे, जो अब पूरी तरह जनरेटर वाले पावर बैकअप पर चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।